हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 9 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। इस पेज पे एडिटोरियल पेज पे हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, मिक्स्ड सिग्नल और एक अ न्यू डीडी फॉर अ न्यू टाइम। ये दोनों अमेरिका के इलेक्शन से रिलेटेड है। देखना चाहो तो आप एक बार खुद देख लेना, एक सरसरी सी नज़र डाल देना। दूसरे पेज पे आइडिया पेज से हम डिस्कस करेंगे ये दोनों आर्टिकल्स, अ गुड फूड फिक्स और दूसरा ये वाला ऑन डिमोनेटाइजेशन टेक द लॉन्ग व्यू, कि डिमोनेटाइजेशन को 4 साल हो गए तो क्या आउटकम्स है। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव आउटकम्स बताए जा रहे हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट्स को, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स आपको न्यूज़पेपर में बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, और क्रिटिसिज्म आपको बहुत जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ये वाला आर्टिकल आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि नहीं ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और ये आर्टिकल है भी बहुत अच्छा, इन सर्च ऑफ डिग्निटी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, एक बार देख लेना। कुछ केसेज हैं और इश्यूज वही हैं जो प्रीवियसली हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, उन्हीं को पिक करके एक सब्सटेंशिएट वे में बताया गया है, एक मतलब पूरा एक कलेक्टिव वे में बताया गया है कि डिग्निटी कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में या अपने इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। तो चलिए 4 आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है मिक्स्ड सिग्नल। अभी लास्ट वीक देखें तो एक वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट जो गवर्नमेंट है, वो सब कुछ करेगी जिससे कि ग्लोबल ग्रोथ को रिसर्जेंस लाने में एक इंजन की तरह काम करे इंडिया, ठीक है। इंडिया को एक इंजन बनाने के लिए कि कैसे भी करके ग्लोबल सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, और दूसरी तरफ जो ग्रोथ रेट डाउन चल रही है इंटरनेशनली, उसमें इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। उसके लिए इंडिया सब कुछ, सारे कदम उठाने के लिए तैयार है। दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो। इसलिए, और बात क्या कही कि अगर आप अच्छे रिटर्न्स चाहते हो एक रिलायबल वे में, तो इंडिया एक अच्छी जगह है आपके लिए, जहाँ पर आपको आके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर हम प्रीवियस पूरे इश्यूज, पूरे सिनेरियो को देखें और करंट जो ये डिमांड की गई है या फिर एक तरीके से अट्रैक्शन का पॉइंट बनाया गया है कि इंडिया में आओ और इंडिया में इन्वेस्ट करो, फॉरेनर्स को बुलाए या ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाए, तो वहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक गैप दिखाई दे रहा है कि रेटोरिक तो क्या है और एक्शन क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इसमें लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो ये है कि ऑनियन का एग्जांपल लो। जब ये बिहार के इलेक्शन शुरू होने वाले थे, उसके बारे में हमने देखा भी था कि ऑनियन की प्राइस रेट कंट्रोल करने के लिए कैसे गवर्नमेंट ने असर्टिव रोल प्ले किया है, जबकि हमें पता है कि ऑनियन को एसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ऑनियन की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया और स्टॉक लिमिट पे भी मतलब लिमिट्स इम्पोज कर दी, जो कि फार्म बिल्स आप लेकर के आए थे, जहां लिबरलिज्म का एक सिग्नल दिया था कि अब फ्री है, कोई भी स्टॉकिंग कर सकता है, एक्सपोर्ट पे कोई बैनिंग नहीं होगी। तो वो जो चीज़ है, ये एक्टिविटी तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रो इन्वेस्टर नहीं है, ये तो एंटी इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्ट कैसे करेंगे लोग इसमें? तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्रीवियसली जो रिसेंट रिफॉर्म्स जो लाए गए हैं, उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाते हुए ये कदम दिखाई दिए। तो हो गया ना ये क्लियर कि एक गैप है इंटेंट और एक्शन में, चाहते क्या हो, कर क्या रहे हो। फिर तो इंटेग्रिटी नहीं आएगी, इंटेग्रिटी नहीं आएगी तो फिर वही बात है, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अगर हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के जो पर्पस थे उनको देखें, तो उसमें क्या था कि फार्मर्स को एक फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने प्रोड्यूस को कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। बट इस तरीके के एक्शंस तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटी लेकर के आते हैं। ये एक ऑपोजिट इफेक्ट लेकर के आएगा, क्योंकि आप चाहते हो एक तरफ तो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के आए, और दूसरा आप इस तरीके के कदम उठाते हो तो फिर इन्वेस्टर्स कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बाद में कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट, जहाँ पे बीजेपी का ही रूल चल रहा है, सेंटर में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, वहाँ पर आप देखोगे स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट बिल 2000 पारित किया गया है। उसमें देखोगे लोकल लोगों के लिए 75% प्राइवेट जॉब्स को रिजर्व कर दिया। हाँ, एक सर्टेन सैलरी स्लैब तक ही, ऐसा नहीं सारा, पर सर्टेन सैलरी स्लैब तक लोकल कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके से तो आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज़ तो इसको वेलकम नहीं करने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को तो क्वालिटी मैन पावर चाहिए।
अब आप वहाँ पर लोकल लोगों की बाउंडेशन वो भी 75% तक कर दोगे तो इंडस्ट्रीज वहाँ पे इन्वेस्ट करने से कतराएंगी। दूसरा, ये एक तरीके का डेटरेंट का काम करेगा नए इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अट्रैक्शन की बजाय नए इन्वेस्टमेंट को ये दूर और करेगा। अब दोनों जगह पे सेम पार्टी है तो ही अगर ये इशू है तो ये अपने आप में सरप्राइजिंग भी है तो शॉकिंग भी है। अगर ये ऐसा ही कदम दूसरे जो मतलब अदर पार्टी रूलिंग स्टेट है, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट ने किया, फार्म बिल्स को नलीफाई करने के लिए अपने खुद के 3 नए फार्म बिल पारित करवा दिए। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट की जब तक एसेंट नहीं मिलेगी वो बिल काम में नहीं आने वाले, पर फिर भी अगर सेम रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस में कहीं ना कहीं एक आपको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, तो वो तो कंसर्निंग बात है। फिर बात आ जाती है, एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी बातों को देखे तो कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हो और दूसरी आत्मनिर्भर भारत, तो ये तो कन्फ्यूजन भी आता है। तो इससे भी तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी आती रहती है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि कैसे भी करके खुद को इंटीग्रेट करे और आत्मनिर्भर भारत, और रही सही में आप देखो इधर टैरिफ लगातार बढ़ाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये तो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट आ गई ना। तो ये तो हमारी कंट्रीज़ के लिए मतलब हमारी कंट्री के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव पोजीशन नहीं है। जबकि बांग्लादेश, वियतनाम, इन कंट्रीज़ का आप देखो क्या शानदार परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन का एडवांटेज भी उठा रहे हैं। जो कंपनियां चाइना को छोड़ के अब बाहर निकल रही है वो बांग्लादेश और वियतनाम में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉलिसी कन्फ्यूज़न नहीं है, पॉलिसी क्लैरिटी है। आप देखोगे तो इन दोनों कंट्रीज़ ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को क्रिटिकली हार्नेस किया बहुत बढ़िया तरीके से, और आज उनका बेनिफिट भी मिल रहा है उसको, इन दोनों कंट्रीज़ को। तो सिग्नल गवर्नमेंट देना क्या चाहती है और किस तरीके से सारा काम कर रही है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एक क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि गवर्नमेंट डिकेड लॉन्ग पॉलिसी हमारी जो थी अभी पिछले 1990s में, आपको पता है एलपीजी पॉलिसी आ गई थी, उसको रिवर्स करके जिसमें हमने क्या किया था, एलपीजी पॉलिसी में ट्रेड लिबरलाइजेशन किया कि हाँ इंटरनेशनली हम ओपन रखेंगे मार्केट को। बट अब आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स आप लेकर के मतलब इस पे काम कर रहे हो आइडिया पे, तो उसमें तो आप कहीं ना कहीं आपकी फेल्ड पॉलिसी जो कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की 1990 से पहले, जिसमें आपने इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन ही नहीं कर रखा था, उन स्कीम्स की तरफ अगर आप पहुँच जाते हो तो फिर बाद में तो हमारी कैसे हम ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना रोल इम्पोर्टेंटली प्ले कर पाएंगे। तो बात यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, चाहे फॉरेनर हो चाहे फिर डोमेस्टिक हो, वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस तरीके के रेटोरिक को देख करके कि भाई यहाँ तो गवर्नमेंट बोलती क्या है और करती कुछ हो रही है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स बहुत बार आ भी चुकी है, जैसे वोडाफोन का जो अवार्ड है, अभी बात करें अब वोडाफोन का जो केस आपको पता ही है, इस केस को अगर लेकर के देखें कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं, वो जो पूरा का पूरा केस आपको बताया था मैंने, एक्सप्लेन पेज पे एक बार डिस्कशन हुआ था अपना कि किस तरीके से वोडाफोन के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारी जो बातें हैं वो केवल खोखली नज़र आती हैं। तो एक ये अभी आप जानते हो कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी चाइना को छोड़ करके दूसरे डेस्टिनेशंस देखने की कोशिश कर रही हैं। तो एक पॉलिसी में प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए रिजीम के अंदर। इसी से क्या होगा, अच्छे से यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू डीडी फॉर अ न्यू टाइम। अभी क्या है, एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है लगातार टीआरपी को लेकर के, क्योंकि जो टीआरपी का आपने केस सुना कि मुंबई पुलिस अभी उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स और जो टीवी चैनल्स अपने टीआरपी को बढ़ा लेते हैं और उसमें कितना बड़ा स्कैम निकल के आ रहा है। तो उसकी वजह से आज देखें तो इंडिया अपने आप में बहुत ही, एक तरीके से आप देखोगे तो अभी G20 की लीडरशिप भी इंडिया के हाथ में आने वाली है। 75 साल भी हमें इंडिपेंडेंट हुए भी हो गए हैं। और इंडियन मीडिया की बात करें तो उसमें आज देखोगे तो हमारी जो न्यूज़ है वो एक एंटरटेनमेंट का पर्सपेक्टिव बन के रह गई है, ना कि जर्नलिज्म का। तो इन सारे इश्यूज़ को देखें और रही सही में इंडिया की जो इमेज बन रही है वहाँ पर इन चीज़ों का बार बार आना, अलग अलग तरीके के स्कैम्स का आना, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है।
तो इस तरीके के डिजिटल मीडिया या फिर मीडिया लैंडस्केप में देखें तो इंडिया में केवल एक ऐसा ब्रॉडकास्टर है जिसके पास में एक अच्छी खासी तो व्यूवरशिप है, ठीक है, ना कोई कंट्रोवर्सी है उसके पास में, और गवर्नमेंट का जो डेटा है उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियली और अच्छी अप्रोच है उनकी, और पब्लिक में अगर वो कोई भी डेटा लेकर के आते हैं तो क्लैरिटी के साथ लेकर के आते हैं, और उसका नाम है दूरदर्शन। क्योंकि उनको कोई ऐसा कोई पब्लिक एक तरीके से स्टंट नहीं बनाना होता किसी भी न्यूज़ का, मतलब एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से वो कभी भी न्यूज़ को पुटअप नहीं करते हैं। जबकि आजकल चैनल ज़्यादातर आप देखते हो न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे दूरदर्शन को अभी ज़रूरत है कि एक लॉन्ग ओवरड्यू मेकओवर, कि अभी कई सालों से इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ नया इन्वेस्ट करना, नई टेक्नोलॉजी, नया मैन पावर और बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरनेशनली जो कंडक्ट की जाती है उनको हम यहाँ पर हमारे पब्लिक मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इन्वेस्ट करें, जिससे क्या है कि लगातार ये जो कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें निकल के आ रही है ना उसको एटलीस्ट अवॉइड किया जा सके और दूरदर्शन को भी और हाईलाइट किया जा सके। जैसे कि आपको पता ही है कि रेडियो पे जो आकाशवाणी वाला सेगमेंट है, जब से पीएम मोदी जी ने मन की बात का अपना खुद का टेलीकास्ट करना शुरू किया है, उसके बाद में आप मतलब खुद का ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है, तब से आप रेडियो की डिमांड देखो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। लोग सुनते हैं आकाशवाणी को, चाहे यूट्यूब पे सुने या फिर कहीं और पे। तो वो चीज़ जो है ना कुछ नया होने की ज़रूरत है, तो दूरदर्शन उसके लिए कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करता है। और गवर्नमेंट ने ऐसी बात नहीं है कुछ किया नहीं है, बट अभी और भी कुछ बाकी है, वो करना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब राइटर दो रीजंस बोलते हैं कि क्यों ऐसा करने की ज़रूरत है कि रिफॉर्म्स लाए जाएं, कुछ और प्लस किया जाए इसमें दूरदर्शन वाले सेगमेंट में। सबसे पहली बात तो ये कि न्यूज़ अब जो है एंटरटेनमेंट बन के रह गई है दूसरे चैनल्स के लिए जर्नलिज्म की बजाय। डीडी न्यूज़ दूरदर्शन को अगर देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो बहुत सॉलिड रिपोर्टिंग की जाती है, और जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत असेंशियल है। कहने का मतलब एक नैरेटिव ना क्रिएट करके एक न्यूट्रल न्यूज़ अगर निकल के आती है तब जाके के डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली वजह तो ये है कि क्यों हमें दूरदर्शन को प्रमोशन करना चाहिए। दूसरी वजह यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि 2022 में इंडिया ग्लोबल लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि प्रेस्टिजियस G20 की प्रेसिडेंटशिप भी रहेगी इंडिया के हाथ में, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी हो जाएंगे 2022 में। तो आप देखोगे एक गेटवे हाउस है मुंबई में, ठीक है, एक फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक, उन्होंने बोला जो कि G20 में एंगेजमेंट में रहते हैं, एक नई एज शुरू होगी पब्लिक ब्रॉडकास्टर की, उसमें इंडिया को अपना असर्टिव रोल प्ले करना चाहिए जब ये G20 में अपना रोल अच्छे से लीडरशिप का रोल प्ले करेगा। तो इंडिया को ज़रूरत है कि ग्लोबल स्टेज पर अपनी खुद की असर्टिवनेस को बढ़ाए। वो कैसे? क्योंकि अब G20 में अगर प्रेसिडेंटशिप होती है, अब रही सही में आपको पता है इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की जीत हो चुकी है USA में, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत कंसर्निंग है। तो इंडिया इन बातों को लेके जब एक लीडर की तरह रोल प्ले करना चाहे तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजिटल गवर्नेंस की बात हो गई, या फिर हम देखें कुछ और इश्यूज़ जिन पर बातचीत G20 में होने वाली है, उन पर बात करें, तो इंडिया की बात को रखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है, जो कि दूरदर्शन हो सकता है। तो इसलिए एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी कंट्रीज़ भी जहाँ पर जिनकी प्रेसिडेंटशिप होती है उनकी खुद की मीडिया, जैसे आप सऊदी अरब के पास में है अभी करंट प्रेसिडेंटशिप, तो वहाँ की जो खुद की मीडिया है ना वो बहुत अच्छे से उनकी बातों को रखती है, और क्या करना चाहता है, क्या एनविसाज करना चाहता है, क्या टारगेट है सऊदी अरब के ग्लोबल सिनेरियो में, वो सारी चीज़ें क्लियरली बोल दी जाती है। इसमें ज़रूरत है कि हम डिजिटल अपग्रेडेशन भी करें। डिजिटल अपग्रेडेशन के थोड़ा बहुत काम किया भी जा चुका है, बट अभी और कुछ भी बाकी है, वो हम और बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रसार भारती के पास में इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि डिजिटाइजेशन हो गया है आर्काइव्स का, ठीक है। इसके अलावा एजेंसी में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ड्रेन कर रहे हैं लगातार, ठीक है, जिसमें पैसा ज़्यादा जा रहा है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप साइड में करो, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें डिफरेंशिएटेड रेट्स हैं,
उनको टैकल करो कि एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग वेंडर्स हैं उनके अरेंजमेंट्स को रैशनलाइज करो कि किसी भी तरीके से जिन लोगों के साथ में आप डील कर रहे हो उनको एक कहता है ना कि जो आपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर रखे हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपने सेट कर रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आप डील करो वेंडर्स से। इसी तरीके से आप देखो अदर जो न्यूज़ एजेंसीज है जैसे कि पीटीआई, यूएनआई, जो कि धीरे धीरे अपनी खुद की डिजिटाइजेशन की तरफ आगे भी बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके और फिर आगे और प्रसार भारती जो हमारा दूरदर्शन है इनको आगे मिलके काम करना चाहिए। अब ये अपने आप में जो रिफॉर्म्स है ना, ये देखो एक पहाड़ को चढ़ने से कम नहीं है, ठीक है। प्रसार भारती के पास में ऑलरेडी ओवरलैपिंग ऑफरिंग्स है, बहुत सारे काम ऑलरेडी करती है, जैसे कि AIR न्यूज़, DD न्यूज़, DD फ्री डिश, DTH जिसको बोलते हैं, DTT डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न और एंड डिजिटल एप्स जो कि न्यूज़ ऑन AIR करके नाम से चलती है। तो ऐसे करके बहुत सारी मल्टीपल जो ओवरलैपिंग ऑफरिंग्स हैं ऑलरेडी चल रही है प्रसार भारती की। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ब्रॉडकास्ट की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनली इनकी रीचिंग भी है बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि इंडिया तक ही कन्फाइंड है, लगभग 120 कंट्रीज़ तक ये अपनी इन्फॉर्मेशन को, इंडिया की इन्फॉर्मेशन को भेजते रहे। जैसे आप रात को कभी अपने AM या FM पे सुना होगा, AM पे आपने शॉर्ट वेव पे सुना होगा, BBC लंदन की न्यूज़ तक सुन सकते हैं आप कभी चलाना, अभी कभी रेडियो अगर आप यूज़ करते हो। तो इसी तरीके से हमारी न्यूज़ भी क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड 120 कंट्रीज़ तक अप्रोच करती है। अब BBC लंदन कहाँ, UK की न्यूज़ हम यहाँ बैठे बैठे सुनते हैं। तो वो जो चीज़ें चलती हैं ना, उसी तरीके से हमें अब दूरदर्शन को भी अब लगातार और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिले, और वो चीज़ें हम सीख सकते हैं दुनिया की दूसरे जो पब्लिक मीडिया सेंटर्स हैं उनसे लर्न करके। अब आप देखोगे इंडिया में भी इतना ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्टिंग होना हो गई, ठीक है। और आप देखोगे कि इंडिया में थ्रू आउट इंडिया हर एक रीजन में, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, चाहे हिमालयन रीजन हो, साउथ इंडिया हो, या फिर आप बात करो जो ट्राइबल रीजन्स हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन अगर किसी ब्रॉडकास्टर का है तो वो है इसका दूरदर्शन का। अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात का ये ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम 6 साल पहले शुरू किया है, तब से आज देखो ऑल इंडिया रेडियो की पेनिट्रेशन कितनी बढ़ गई है, लोग सुनते हैं उसको, ठीक है। तो अभी ये टाइम आ चुका है कि जब मीडिया, दूरदर्शन और प्रसार भारती जैसी जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट के साथ में उनकी रीच और इंक्रीज़ की जाए इंडिया के विड्थ में और डेप्थ में, इंडिया ही नहीं बल्कि थ्रू आउट वर्ल्ड। तो इसके लिए आप देखो कि सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि देखो तो फंड्स की कमी रहती है, टाइट फंड्स हैं, और ये लगातार आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है दूरदर्शन को, इसको, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट ऑन्ड है, ये पब्लिक मीडिया है, पब्लिक ऑन्ड मीडिया है। तो वहाँ पर आप देखोगे। अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया की प्रेजेंस लगातार कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो बढ़ती चली जा रही है, और वहाँ पर अगर दूरदर्शन का प्रमोशन हो जाता है तो कितना फ़ायदा मिल सकता है, कितनी ऑडियंस के पास में हम अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, अब तो चलो यूट्यूब का खुद का चैनल, यूट्यूब पे चैनल भी आता है खुद का, दूरदर्शन का चल रहा है, पर उसकी इतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है जितनी कि जैसे जी न्यूज़ को आप देखते हो, ABP न्यूज़ को, इनको देखते हो। तो वो जो प्रैक्टिस करता है ना फॉलो, उसमें क्या है उनका टारगेट कि न्यू एज यूथ को टारगेट किया जाए। तो अगर न्यू एज यूथ को टारगेट करेंगे तो दूरदर्शन भी कहीं ना कहीं अपनी पहुंच अच्छे से बना पाएगा। तो उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। अब हम अगर इन सारे गोल्स को अचीव करना चाहें, चाहे वो प्रसार भारती के लिए करें या फिर दूरदर्शन के लिए करें, तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1 कि इंडिया जो है, आपने को हमें पता है कि एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कंट्री है, तो क्यों ना प्रसार भारती और DD के लिए भी, मतलब दूरदर्शन के लिए भी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड अलग तरीके के काम किए जाए, जैसे कि एडवांस क्वालिटी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके। दूसरा, फॉरवर्ड लुकिंग वेब एप्लीकेशन डेवलप की जा सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में एंड्रॉयड यूज़र्स बहुत सारे हैं, बस प्रॉब्लम क्या रहती है उनमें
मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो उनको एप्लीकेशन की बजाय आप ऐसा कुछ बना दो ना कि वेबसाइट बेस्ड आप कुछ कंटेंट तैयार कर दो। तो जैसे ही वो लिंक पे या फिर वेबसाइट का अगर शॉर्ट लिंक बना के और सीधा अगर गूगल पे या फिर क्रोम पे ओपन कर लेंगे, तो उससे उनको एडिशनल एप्लीकेशन भी नहीं डेवलप करनी पड़ेगी। पहला तो ये फ़ायदा, ये तो यूज़र का। दूसरा, अगर एप्लीकेशन बनाई जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उस एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को इंश्योर करो, क्योंकि एप्लीकेशन हैक जल्दी से होती है। तो उस केस में क्या हो गया कि अगर आप वेबसाइट बेस्ड ही काम करोगे तो उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब इस सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एक वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन बना दी जाए, जिससे कि एक यूथ जो है वो इजीली एक्सेस कर सके। ठीक है, फिर दूसरा सोल्यूशन जो है दैट इज सोशल मीडिया। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत एक की रोल प्ले कर रहा है प्रमोशन के लिए। तो क्यों ना एक गुड ब्रांडिंग के लिए डीडीबी जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को स्टैब्लिश करे, जिससे क्या है अगर ब्रांडिंग अच्छी होगी तो अपने आप ही डोमेस्टिकली और अब्रोड हर जगह पे मीडिया। आज बीबीसी की न्यूज़ आप देखते ही हो, हिंदी में बीबीसी की न्यूज़ आने लग गई है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भाई यहाँ पर डिमांड है। अभी आप देखो शायद आपके रिकमेंडेशन कमेंट में भी मतलब रिकमेंडेशन वीडियोस में भी आते होंगे, रिकमेंडेड वीडियोस में, कि भाई बीबीसी के अंदर ये चीज़, वो लोग पूरी चीज़ें देखो। अगर हमें वाकई में मार्केट को कैप्चर करना है तो मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें पकड़ना ही पड़ेगा। तीसरा यहाँ पे है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक तो वेब बेस्ड आप एप्लीकेशन डेवलप कर दो, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई जा रही है कि हमारे यहाँ पर कंट्री में एंड्रॉयड फ़ोन की तो पेनिट्रेशन बहुत है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो वेब ऐप बना दो जिससे कि ईजिली एक्सेसिबिलिटी हो जाए, प्राइवेसी की टेंशन भी ना हो। और दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट जो डेटा है या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उनके साथ में, या पॉलिटिशियन जो हैं उनसे सीधा डीलिंग होती है दूरदर्शन की। अगर वो डेटा आप इस वेबसाइट पे अवेलेबल जल्दी से जल्दी कराओगे और उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी, तो क्यों लोग दूसरी वेबसाइट्स पे जाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि जैसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए फर्स्ट, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था कि भाई अब से जो ऑफिशियल्स के जो भी डेटा होंगे ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा होंगे, वो डीडी न्यूज़ पे सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद में उसको आप कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब डीडी न्यूज़ को अपर हैंड दिया ना, तो ये चीज़ की हुई है, पर आप देख सकते हो बस केवल एक रिप्रेजेंटेबल हो, एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म बने, सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस इंक्रीज हो, तब जा कर के आप देखोगे कि फिर बाद में और ज़्यादा इनका वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। और वैसे ही बात है कि अब मीडिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। अब एक आपने कहावत सुनी होगी कि जो मतलब बोलने वाले के तो सब कुछ बिक जाता है, वो बेचना अगर शुरू करे तो वो वाली बात है, दिखाना तो पड़ेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। फोर्थ जो सोल्यूशन है वो बता रहे हैं कि फ्रांस की खुद जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है फ्रांस 24, वो जो उसकी प्रेजेंस आप देखोगे तो अफ्रीका में अभी भी चल रही है। तो अफ्रीका में देखो फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तो वहाँ पर अगर ब्रॉडकास्टिंग आज भी वो कर रहा है तो उनकी क्या प्रैक्टिसेस हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि आज इंडिया जो है वो अपनी जो बातें हैं उनको अच्छे से डिलीवर कर सकें, या लोगों के बीच में एक कहते हैं ना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके। फिर पांचवा सजेशन दे रहे हैं कि दूरदर्शन जो है आप देखोगे वो जर्मनी में भी एक चलता है पूरा प्रोग्राम, मतलब एक पूरा ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है जर्मनी ड्यूस वैले। वो एक एनुअल मीडिया फोरम अट्रैक्ट करता है, मतलब इस तरीके से कंडक्ट करवाता, होस्ट करता है। उसमें वर्ल्ड मीडिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातचीत होती है, उन पे नई नई एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बात होती है कि किस तरीके से पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग को इजी बनाया जा सकता है, एक्सेसिबल बनाया जा सकता है, एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो आप देखोगे अभी पेंडेमिक है तो इस वजह से कहीं ना कहीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो सकती है इसकी जर्मनी के ड्यूस वैले की, बट इन्हीं प्रैक्टिसेस को अगर हम फॉलो करें तो हमारे जो दूरदर्शन है, जो हमारी खुद का गवर्नमेंट का मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया ब्रॉडकास्टर है, वो अपने आप को और हार्नेस कर सकता है, क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये पेपर 3 के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से डील कर सकते हो कि किस तरीके गवर्नमेंट अपनी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में अपनी खुद की प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। ओके, तो 5 सजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द गुड फूड फिक्स। राइटर यहाँ पे हॉरत बॉयस और अशोक गुलाटी, इनका लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे की ऑब्जर्व किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेमोरेटिव कॉइन इशू किया ₹75 का, जो कि डेडिकेट किया 17 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज़ के लिए, जो कि 8 क्रॉप्स की होंगी। कहने का मतलब माल नरिशमेंट को टैकल करने के लिए या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये कहीं ना कहीं कमेमोरेशन है। क्योंकि आप देखोगे 1945 में जो यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसको इस्टेब्लिश हुए 2020 में 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो इस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए ₹75 का एक कॉइन शुरू किया गया है। ठीक है, आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ था तो उस टाइम पे एक नई एजेंसी बनी थी जिसका नाम लिया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसकी पहली एक इम्पोर्टेंट बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें 14 नेशन मेंबर्स थे। तो आज आप देखोगे कि किस तरीके से वो एजेंसी कंटिन्यू अच्छा काम करती जा रही है। तो आप देखोगे यूनाइटेड नेशन की ये पहली एजेंसी थी जिसने ये ध्यान दिया था कि किस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव की जा सकती है, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से फूड जो प्रोड्यूस हो गया उसको प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और एग्रीकल्चर को एक फ़ायदे का सौदा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है फूड और एग्रीकल्चर पे ध्यान देने के लिए ये एजेंसी काम कर रही है और लगातार ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होती हुई दिखाई देती है। अब पॉइंट ये आ जाता है जो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि 75 साल पहले जब एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकर्स की हम बात करें तो उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर दी थी कि किस तरीके से न्यूट्रिशन है वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट पॉइंट क्या है कि न्यूट्रिशन पहले आ गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बाद में ध्यान दिया गया। पॉइंट यह है कि किस तरीके से भुखमरी पे या फिर कुपोषण के शिकार जो लोग थे उन पर ध्यान दिया गया था। अब यहाँ पर अब ओवरऑल देखा जाए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो जो हम कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, वो फुलफ़िल हो कहाँ से सकती है? वो फुलफ़िल हो सकती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, क्योंकि खेती होगी तभी तो आगे आप बढ़ा पाओगे, फूड एंड फॉडर की अवेलेबिलिटी होगी तभी तो फूड सप्लाई चेन आप प्रॉपर मेंटेन कर पाओगे। जितनी रिक्वायरमेंट मिनरल्स की है, वाइटामिन्स की है एक ह्यूमन बीइंग को, तो वो चीज़ें सस्टेनेबली कैसे मिल सकती है? जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। दूसरा, आप देखोगे इस तरीके के एफर्ट किए जाए जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। क्वांटिटी तो आप ध्यान रख रहे हो बट क्वालिटी भी अच्छी हो कि रिक्वायरमेंट जो है एक ह्यूमन बॉडी की वो पूरी हो सके, चाहे मिनरल्स हो, वाइटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, हर तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि किस तरीके से फार्म इनकम को राइज किया जाए और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दोनों को। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं इस आर्टिकल को कि आगे क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो कि जब हम आज के टाइम पे देखें कि लगभग 2 बिलियन वुमेन और चिल्ड्रन जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं विटामिन ए, आयरन, जिंक इनकी कमी की रिस्क को फेस कर रहे हैं। विटामिन ए, आयरन, जिंक और डेफिशिएंसी लगभग 2 बिलियन मतलब ह्यूमन बीइंग है जिनमें वुमेन और चिल्ड्रन ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे इन तीनों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं सिकनेस आ जाती है, बीमारी हो जाती है और फिर आप देखते हैं उनकी अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। या फिर आप देखते हैं उनके समझने की, सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी वो भी बहुत कम हो जाती है। अब इन सारे फीचर्स को अगर कंबाइन करें तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बर्डन बढ़ जाता है। आप बीमार लोगों वाले घर में देखो कि कितना ज़्यादा परेशानियों का कारण होता है, जबकि जहाँ पर हेल्दी लोग जो रहते हैं किसी भी घर में वो लोग कितना प्रोडक्टिवली आगे बढ़ने की आगे रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है वुमेन और चिल्ड्रन जो कि सफ़र कर रहे हैं इस हिडन हंगर से, इसका मेन कंसंट्रेशन कहाँ पर है वर्ल्ड में? आप देखोगे साउथ एशिया, और वो भी कहाँ पे? स्पेशली इंडिया में। तो
तो इंडिया के लिए देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर फूड डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए, यहाँ पर जो स्टेपल फूड है उसकी फोर्टिफिकेशन किया जाए, जो मिनरल्स की ज़रूरत है उन मिनरल्स को बॉडी तक डिलीवर किया जाए, गरीब से गरीब घर के बच्चों को और उनके घर की औरतों को। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है वो आगे सजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखो जब मिनरल्स की या विटामिन्स की बात आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि लो क्वालिटी डाइट की वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग अभी भी क्या है, महंगाई की वजह से एक्सेसिबिलिटी उनके हाथों में नहीं है, जो फ्रूट पल्सेस एनिमल प्रोडक्ट उनको कंज्यूम करने चाहिए वो नहीं कंज्यूम कर पाते क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जबकि रिलाई किस पे करते हैं, वीट राइस कॉर्न ऐसे स्टेपल फूड पे। तो क्या किया जाए इसके लिए, देखो एक तो ये है कि वेजिटेबल फ्रूट्स इनके प्राइसेस को रिड्यूस किया जाए, दूसरा ये हो सकता है कि बायो फोर्टिफिकेशन करके जो स्टेपल फूड है ना उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिससे कि उनकी कमी जो है जैसे जिंक हो, आयरन हो या विटामिन्स की कमी हो बॉडी में वो पूरी हो सके। तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, आप ध्यान से लिख लेना इन चीज़ों को कि नॉन स्टेपल फूड है उनकी प्राइस को कम कर सकते हो, या फिर जो स्टेपल फूड है उनका हम फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि रिक्वायर्ड विटामिन्स और मिनरल्स को हम ऐड ऑन कर दें और फिर वो जो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वही बात है, अब गेहूँ आप दे रहे हो 2 रुपये किलो, चावल आप दे रहे हो 3 रुपये किलो, तो आप सब्जी दे रहे हो, आप सब्जी का मार्केट में भाव देखो भाई 40-40 रुपये किलो, कौन खरीद पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों ना फिर गेहूं और चावल के अंदर ही आपने फोर्टिफिकेशन कर दिया हो जिससे कि जो भी मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी कर दी जाए। तो ये अच्छा ऑप्शन है ना। तो स्टेपल फूड जो है वो आप देखोगे तो उनमें मिनरल्स और विटामिन्स की कमी रहती है, तो उसको स्ट्रेंथन करो। और दूसरा हम देखें कि कैसे भी करके नॉन स्टेपल फूड को रिप्लेस किया जा सके या फिर उनको सप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं फोर्टिफिकेशन की बात आ जाती है। और बायो फोर्टिफिकेशन के साथ में एक और टर्म अगर ऐड ऑन कर दी जाए, अब बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जब भी आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो किसी भी क्रॉप को, जो कि ऑलरेडी की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके डिज़ायरेबल कंपाउंड्स को हम लाने की कोशिश करते हैं और उनको चेंज करके फिर उनकी क्रॉपिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद में जो नई ब्रीड जब भी बनती है, जैसे गेहूं आपने चेंज कर दिया कि हाँ इसमें अब गेहूं में अब विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ जाए, आपने चेंजेस कर दिए विटामिन ए बढ़ जाए, फिर उससे आपने खेती कर दी, तो नई जो ब्रीड आएगी, नई जो गेहूँ उगने के बाद में हार्वेस्ट के बाद में इकट्ठे होंगे तो इनमें विटामिन ए अच्छे से होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिया आपने, बायो फोर्टिफिकेशन। तो अनडिजायरेबल डेंसिटीज को तो हटा दो, जिसकी जैसे कोई फैटी एसिड है उसको, फैटी क्या मतलब जैसे सैचुरेटेड कोई ऑयल है, फैट है, उसको आप हटा दो, ठीक है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम हो, हार्ट जैसी प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो, उनको हटा दो और बाकी जो ज़रूरत है उन चीज़ों को आप एड ऑन कर दो। तो कहने का मतलब ये जो प्रोसेस होगा ना जिसमें आप एक कन्वेंशनल प्लांट की ब्रीडिंग के टाइम पे ये करते हो, इसको बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन बड़ा शानदार आ रहा है कि रीसेंट, ये पैराग्राफ में बीच में बाद में उठाऊंगा, पहले आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ दूसरे पैराग्राफ पे, कि जहाँ जहाँ पर नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर यूज़ किया गया तो वहाँ पर जब रिजल्ट देखा तो पता पड़ा कि प्रोटीन की डेंसिटीज़ बढ़ी हुई मिली, मिनरल्स की डेंसिटी और विटामिन्स की डेंसिटी ज़्यादा मिली। तो क्यों ना फिर जिंक, आयोडीन इनको फर्टिलाइजर्स के साथ में मिला करके और फिर इनका स्प्रे कर दिया जाए, तो जिससे क्या होगा, फिर जैसे ही वहाँ पर कोई हार्वेस्टिंग होगी जिस भी क्रॉप की, तो वहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस में डेफिनेटली आपको जिंक, आयरन, आयोडीन इनकी कमी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन स्टेपल फूड की कमी को हम दो तरीके से पूरा कर सकते हैं। पहला तो हो गया बायो फोर्टिफिकेशन और दूसरा हो गया फर्टिलाइजर स्ट्रेटजी। इन दोनों पे हम ध्यान दे सकते हैं। जैसा कि हम देखें हमारे यहाँ पर इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं, जैसे कि आप MS स्वामीनाथन का बार बार में बात पढ़ते उनके बारे में पढ़ते रहते हो, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो 8 बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की बात की है जिसकी टोटल वैरायटी 17 निकलेंगी, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ फोकस किया जा रहा है बायो फोर्टिफिकेशन पे। आप देखोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, 5 रुपये किलो दालें मिल रही हैं। मिड डे मील के बेसिस पे बच्चों को स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ में उनका नरिशमेंट वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपरली फुलफ़िल की जा रही है। आंगनवाड़ी में भी जो लैक्टेटिंग है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं
प्लस में जो बच्चे हैं छोटे उनके खाने पीने की व्यवस्था या फिर उनकी जो आगे एक कहते हैं ना कॉग्निटिव बिहेवियर उनका अच्छे से बनाने के लिए ये सारा, और पोषण अभियान जो चल रहा है, इन सब में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने बहुत असर्टिव रोल प्ले किया है। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड-19 में आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पर न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ कम रही हैं, जहाँ जहाँ पर माल नरिशमेंट रहा ज़्यादा, वहाँ पर डेथ भी ज़्यादा कंसिडर की गई है। पॉइंट रजिस्टर करने वाला है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और बायो फोर्टिफिकेशन अगर आपने कर दिया तो ऐसे करके आप अपनी ज़रूरतों को जो वेल क्वांटिफाइड वे में आप जो रिक्वायर्ड है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो आप बॉडी को डिलीवर कर सकते हो। दूसरा, जो वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, एनिमल प्रोडक्ट हैं, आप इनको जिनमें ऑलरेडी मिनरल्स अवेलेबल है, विटामिन्स अवेलेबल हैं, उनको देखो थोड़ा सस्ता करने की ज़रूरत है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आए और पब्लिक सप्लाई चेन में या पब्लिक पॉलिसी इस तरीके की बननी चाहिए जिससे कि एक गरीब से गरीब परिवार भी उनको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पर 2 फंडामेंटल पॉइंट और आते हैं कि देखो आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर लेके आते हो तो पहला तो ये होना चाहिए कि इनकी रियल फूड प्राइस को हम डाउन करें। कौन सी? नॉन स्टेपल फूड की, अगर वेजिटेबल की बात होगी, फ्रूट्स की बात हो गई और एनिमल प्रोडक्ट्स की बात हो गई उनकी। दूसरा यहाँ पे बताते हैं कि सेकंड पॉइंट आता है कि जैसे ही आप ये ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो डाइटरी पैटर्न आप थ्रू आउट इंडिया देखते हो ना, तो कश्मीर में लोग कुछ और खाते हैं, साउथ इंडिया में कुछ और खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और, सेंट्रल इंडिया में कुछ और, वेस्टर्न इंडिया में कुछ और। तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ एक आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि किस तरीके से उनकी ज़रूरतों को कम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको पता होगा, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि वेजिटेरियन खाने को, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के लोग जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, एक अगर बात करें कल्चरली तो वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं ओवर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। तो वहाँ पर जो एनिमल प्रोडक्ट से जितना मिनरल, विटामिन जो मिल सकता है वो उनको नहीं मिलता, तो उनको फिर कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। साउथ इंडियंस जो हैं वो क्या खाते हैं? चावल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो चावल में कुछ चीज़ों की कमी रहती है, तो वो कैसे फुलफिल की जा सकती है? तो कहने का मतलब, एक तो आपको प्राइस लो लानी पड़ेगी, और दूसरी बहुत सारे रीजन के हिसाब से हमारी वही है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो उसको हमें टैकल करना पड़ेगा, उसको भी समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन फ्लड को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसी तरीके से अब इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इस पर काम कर भी रही है। क्योंकि ऑपरेशन फ्लड जैसे ही आया, क्योंकि मिल्क ना अपने आप में बहुत ही वेल सफिशिएंट, अच्छा मतलब अपने आप में वेल बैलेंस्ड डाइट होती है मिल्क, तो मिल्क कंजप्शन आप देखो बढ़ भी गया है और प्राइसेज हैं वो भी डाउन आ गई है। तो वही चीज़ हम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन स्मार्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी ला सकते हैं, जिससे कि थ्रू आउट इंडिया ज़रूरत जो भी है, चाहे पल्सेस की हो, चाहे वेजिटेबल की हो, फ्रूट्स हो, वो अवेलेबल हो। अगर ये अवेलेबल नहीं कर पा रहे हो तो आप बायो फोर्टिफाइड या फिर कहते हैं ना फोर्टिफिकेशन करवा करके फिर जो स्टेपल फूड है वो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन डिमोनेटाइजेशन, टेक द लॉन्ग व्यू। डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ था। पिछली बार आपने मतलब 4 साल पहले उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था, यही यूएसए का टाइम था, इसी टाइम पे हमारे डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो आप देख सकते हो कि डिमोनेटाइजेशन के बाद में क्या कुछ हुआ। अब आपको पता ही होना चाहिए कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या था। जहाँ पर हाई डिनोमिनेशन 500 और 1000 के नोट चलते थे उस टाइम पे, उनको यूज़ को एक तरीके से बंद करना था। दूसरा टारगेट था कि हाईली डिजिटाइजेशन हमारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, ट्रांजैक्शंस हो। तीसरा कि कैसे भी करके फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी बढ़े। और चौथा कि इन सारी एक्टिविटीज़ में आप देखोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा हाथ लगे, ये चीज़। तो एक चीज़ और कि ये जो हाई डिनोमिनेटेड जो करेंसी थी ना 500 और 1000 की, इसका देखो ब्लैक मनी के तौर पे बहुत यूज़ होता था, तो इस ब्लैक मनी के यूसेस को रोकना। तो ये तो हो गए इसके पर्पजेज़। अब देखते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या शो करते हैं वो कि वाकई में डिमोनेटाइजेशन ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर नहीं। देखो राइटर सबसे पहले अलग अलग सेगमेंट्स में बता दें। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे
कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन हुआ और किस तरीके से हमारे यहाँ पे पूरा ट्रांजैक्शन देखा जाए, जिसके बेसिस पे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होने लगा। इसमें सबसे पहला डेटा बताते हैं कि 2017-18 में 17.9% का हाइक देखा गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, जबकि 2018-19 में कितना 13.5। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या थी कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज करना, वो हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ये तो 2016 में हो गया था 8 नवंबर को, फिर उसके बाद में जीएसटी लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 से, फिर उसके बाद में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गए थे और नए लॉज आए जिनके बेसिस पे बेनामी ट्रांजैक्शंस को कैसे भी करके ख़त्म करने के लिए किया गया था। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स भी ज़्यादा भरने लग गए लोग, देखो, ठीक है, इनकम टैक्स फाइलर्स भी ज़्यादा हो गए, इनकम टैक्स देने वाले भी ज़्यादा हो गए, तो डायरेक्ट टैक्स में हाइक मिला, उसमें डिमोनेटाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पहली बात। फिर अगर हम देखें इसमें कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2017-18 में आप देखोगे इंप्रेसिव ग्रोथ रेट रजिस्टर की थी इंडिया ने, जबकि आप देखोगे इंटरनेशनली इमर्जिंग या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उनमें सबसे बढ़िया ग्रोथ रेट थी। बट फिर क्या हुआ, IL&FS में आपको पता है प्रॉब्लम आ गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली एक बॉडी है, बेसिकली ये लोन प्रोवाइड करती है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, जैसे कोई रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई डैम बन रहा है, तो वहाँ पर इनके पास में लिक्विडिटी की कमी आ गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था इनको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने कैसे भी करके इसको मेंटेन किया। 2017-18 के टाइम की बात है कि जिस तरीके से एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिकली भी बन चुकी थी और आप देखोगे इंटरनेशनली भी बन रही थी, फिर भी हमारे यहाँ पर आप देखोगे अच्छी ग्रोथ रेट रजिस्टर की जा रही थी। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बड़ी क्लियर बोलना चाह रहे हैं कि आप अभी जो आपने रिफॉर्म्स के बारे में अगर डिमोनेटाइजेशन को कोई जज करे तो आप देखोगे कि कुछ लंबा टाइम लगेगा। आप रही सही में आप देख सकते हो कोविड-19 पेंडेमिक आ चुकी है, तो इन रिफॉर्म्स का जो रिजल्ट आना है ना, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। कहने का मतलब जो एक रिफॉर्म लाए गए थे उनको शाइन होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो फर्स्ट सेगमेंट हो गया क्या, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। दूसरा सेगमेंट हो गया इन रिफॉर्म्स का क्या बेनिफिट हुआ, कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाए गए और वो फिर बाद में आज आप देख सकते हो कि प्रीवियसली जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको यूज़ किया गया और जो खराब हमारे एक्सपीरियंसेस थे उनको यूज़ किया गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि डिजिटाइजेशन सेगमेंट में, तो डिजिटाइजेशन तो देखो आप भी खुद जानते हो कि कितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन करना शुरू कर चुके हो, कि कैशलेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लॉन्च किया था देखो 2017 जनवरी में, ठीक है, भीम एप्लीकेशन पहली बार आई थी। उससे लेके अब तक देखोगे तो ट्रांजैक्शन जब 2016-17 का देखोगे तो वो था 915.2 मिलियन, जो कि आप 2018-19 में देखो कितना हो गया, 12,518 मिलियन। तो ये अपने आप में आप देख सकते हो कि डिजिटाइजेशन तो वाकई में गजब का ही हुआ है हमारे यहाँ पर, जब से डिमोनेटाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट ने लगातार पुश करने की कोशिश की है। डिमोनेटाइजेशन ने जो है एक कैटलिस्ट का काम किया। देखो डिजिटाइजेशन आता उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे एप्लीकेशंस डेवलप होना शुरू हो गई थी, इकोनॉमी में लिबरलिज्म और आने लग गया था, ट्रांजैक्शनल इश्यूज को और एफिशिएंट बनाना, सिक्योर बनाना, उन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन तो था। बट आप देखोगे डिमोनेटाइजेशन जैसे आया, लोगों के पास में पैसा खत्म हो गया, बैंकों के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया पैसा, तो उसकी वजह से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होने लग गए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो है ना ट्रांजैक्शंस की, वो लगातार बढ़ती चली गई। और रही सही में आप देखो आप पेंडेमिक, जैसे ही कोविड-19 आया तो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने लग गए। तो अल्टीमेटली राइटर एक बड़ी काम की चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिला डिजिटाइजेशन में, इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही चीज़ आती है, कई बार जो हम मतलब कुछ ऐसे कानून, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे हम एक तरफ तो कोविड-19 बहुत गलत है, बट इसका बेनिफिट कहाँ मिल गया, डिजिटाइजेशन में। इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। कहने का मतलब जो ना चाहा था वो फायदा आपको मिल रहा है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर बात आ जाती है फॉर्मलाइजेशन की और इनफॉर्मलाइजेशन की। तो एक चीज़ रिपीटेडली आपने भी सुनी होगी कि हमारी 85% इनफॉर्मल इकोनॉमी है, लोगों के पास में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं,
देखो इनफॉर्मल पार्ट जो है हमारी इकोनॉमी का, वो कोई कर्स नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो। अनइंटेंशनली अगर देखें तो आप देख सकते हो कि एक फ्रेगमेंटेशन जरूर दिखाई देता है इंडियन इकोनॉमी में कि फॉर्मल सेक्टर वाले सेफ हैं, इनफॉर्मल वाले बेचारे थोड़े से वल्नरेबल हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन है। तो इससे क्या हो गया कि आप देख सकते हो एक गैप आ जाता है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वही मार्क्स वाली थ्योरी आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लार्ज सोर्सेज में कहीं ना कहीं कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी होनी ज़रूरी है। मतलब फॉर्मल कंपनीज जो है ना, बड़ी कंपनी जहाँ पर जिनको क्रेडिट की ज़रूरत है, मान लो कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है तो लोन उनको मिल जाता है इजीली, और अगर उनको ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है तो वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन ने इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि कैसे भी करके जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग थे उनको फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आई है। बट यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर था ना, उसको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा कैश की कमी की वजह से। ठीक है ना, तो वो चीज़ हम अभी फ़िलहाल तो राइटर जो हैं वो गवर्नमेंट से ही बिलोंग करते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको जो सजेशन देते हैं इकोनॉमी इश्यूज़ पे, उसी मतलब पूरी बॉडी के मेंबर हैं ये, तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाइयाँ ही कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि इस आर्टिकल में क्या है। तो फॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता यहाँ पर कि आप टैक्स लगाओ या फिर उन पे आप अलग अलग ड्यूज हैं कोई भी टैक्स लगाओ या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कलेक्ट करना शुरू करो। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसकी एक्सेस टू क्रेडिट ये बढ़े कि वो उनको अगर लोन की ज़रूरत हो तो वो बैंक के पास में जाकर के ले सके, एग्जॉर्बिटेंट मनी लेंडर्स के पास में जाकर के नहीं कि जो शोषण करे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले, वहाँ पर जाके नहीं। रही सही में ये बताते हैं कि डिमोनेटाइजेशन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी प्ले किया है कि एक वैसे तो डिबेट चलता आ रहा है कि जिस तरीके से एमएसएमईज जो सप्लाई देती हैं मान लो गवर्नमेंट को या फिर बड़ी बिजनेसेस को, तो उनके पास में क्या पेमेंट टाइम पे नहीं आता, बट उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो अब टाइम कम लगता है, चक्कर नहीं होते, मेल्स पे कम्युनिकेशन होता है तो उसके बेसिस पे उनको रिवर्ट भी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी फ़ायदे वाली बात है। अब जैसे कि इनफॉर्मलाइजेशन है उसके लिए कई बार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनफॉर्मलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, जो फॉर्मल सेक्शन थे वो भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल में आ चुके हैं, और इनफॉर्मल हैं उनको भी एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है नहीं। पर आप यहाँ पर राइटर जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि एमएसएमईज़ की कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत असर्टिव रोल प्ले किया है और अटेंशन भी लगातार पे करती जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि डिस्काउंट अगर एक तो होती है फैक्टर्स की बात होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो एमएसएमई कोई भी सामान भेज रहा है तो वो फैक्टर की तरह काम करेगा बिजनेसेस के लिए, बड़े बिजनेस कोई बड़ी कंपनी है वहाँ पर, जैसे मान लो एक मोटर बाइक कंपनी है, उसको मोटर बाइक बनानी है तो उसके पार्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं स्मॉल वेंडर्स से खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इनका जो प्रोडक्ट है जा रहा है इनके लिए फैक्टर की तरह काम करेगा कि नहीं। दूसरी तरफ इनका जो ट्रेड रिसीवेबल है, इनका जो इंसेंटिव इनको मिलना चाहिए, इसमें जो गैप है ना उस गैप को अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है और इसकी एक्सेप्टेंस भी आप देख सकते हो बढ़ रही है। और गवर्नमेंट ने अपनी खुद की प्रोक्योरमेंट में भी इन चीज़ों पे ध्यान दिया है कि ये जो कमियां है ना इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे जब एक सप्लाई चेन प्रॉपरली काम करती है तो उसका बेनिफिट केवल उन कंपनीज को ही नहीं होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलती है, वहाँ पर आप देखते हो जॉब भी अच्छे से काम होता है और डिलीवरी भी टाइम पे होती है प्रोडक्ट की, तो उससे और गुडविल बनती चली जाती है पूरे सिस्टम में। दूसरा हम देखें एमएसएमईज को रिक्लासीफाई कर दिया गया है। आपको पता होगी लेटेस्ट जो डेफिनेशन दे दी है कि सर्विस सेक्टर में किसको एमएसएमई कंसिडर किया जाएगा, तो उसके लिए भी उनका वॉल्यूम थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एमएसएमईज के मान लो ज़्यादा कर दिया तो उससे ज़्यादा फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे, उनको क्रेडिट भी लेना पड़े, टैक्स की बेनिफिट भी मिल जाते हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे जो ग्रोथ को लेकर के जो इश्यूज चलते रहते थे, ठीक है, उन इश्यूज़ को भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है। तो डीमोनेटाइजेशन ने आप देखो कि जो लोग
कंपनीज एक्ट 2013 को वायलेट कर दिया करते थे, जिनको क्रिमिनलाइजेशन का सामना करना पड़ते थे, मतलब वो क्रिमिनल हो जाया करते थे। 2013 के जो एक्ट था कंपनीज एक्ट, उसको अगर थोड़ा बहुत भी वायलेट कर देते थे, पर वहाँ पर आप देखोगे गवर्नमेंट ने ये जो रिलैक्सेशन दे दिया ना रिक्लासिफिकेशन के बेसिस पे, उससे फ़ायदा और मिलेगा एमएसएमईज को। और दूसरी तरफ आप देखोगे जिन बिजनेसेस पे कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा था उनको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स किया जा रहा है। और उसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज है ना, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दे भी दिया गया है कि भाई अब आप थोड़ा सा, अब कोविड-19 ने रही सही में गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बनाया है ही, क्योंकि आप जानते हो कि लोन रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हैं, ईएमआईज टाइम पे दे ही नहीं पा रहे हैं, लोग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं पर उनके पास में पैसा नहीं है, पैसा है तो वो रुका हुआ है। तो वो सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन पे रिलैक्सेशन बैक टू बैक देने की एक ठान रखी है। और आप देख भी सकते हो रिफॉर्म्स इसीलिए आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है राइटर के अकॉर्डिंग, भाई युगों में होने वाले जो रिफॉर्म्स है ना, उनका आप झटके में आप जजमेंट मत करो कि वो कितना अच्छा कर रहा है कितना बुरा कर रहा है। क्योंकि बैंक नेशनलाइजेशन, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी है तो उसमें 1960s के टाइम पे 67 से शुरू होता है नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। उसका रिजल्ट आपको शुरुआती 2 दशकों में अच्छा मिलता है, और फिर उसके बाद में आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि नहीं, ये तो नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज में फंसा पड़ा है और एनपीएस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप देखोगे फिर उसके बाद में नेक्स्ट, मतलब शुरुआती 2 दशक, मतलब 1970s 1980s में तो अच्छा परफॉर्म किया, बट 1990s आते आते नरसिम्हन कमेटी ने क्या बोल दिया कि भाई प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आओ, नेशनलाइजेशन से अकेले से काम नहीं होगा। क्योंकि हमारा फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा, मिक्स्ड और नेगेटिव। और आज आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है। तो राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स से देखा, जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का रोल प्ले होते हुए देखा, तो उसका फाइनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, नेगेटिव। तो अभी क्या है, थोड़ा सा लिबरल माहौल है, ओपन है मार्केट, उसका बेनिफिट सबको होगा, और डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन का लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो डिस्कशन यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।